ऐसे फिर गांव कहाँ जाएगा? और भैया सारे ही नेता ऐसे हो रहे, गांव की राजनीति तो बाहर को देती। तो पहले ऑर्डर तो दिखाने थे, तभी तो तोड़ना था उनका मकान वहाँ पे। जहाँ तक गांव की बात है, गांव के ऊपर कोई अभी कार्रवाई नहीं करने वाला। सभी सम्मानित साथियों को नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने शो फैक्ट विद सुधीर में। साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो बिल्कुल नया है। हाँ, उसकी परिणति पुरानी है, लेकिन फरीदाबाद अनंगपुर के लिए वो एक नया मुद्दा है। इस छोटे से शो में आज हम 3-4 मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर माननीय न्यायालय के आदेश किस तरीके से आ रहे हैं, ऐसे आदेश जो डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों पर, और वो सीधा बुलडोजर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और बुलडोजर वहां पहुंच रहा है। दूसरा एक मुद्दा जो लगातार हमेशा बुलडोजर की परिणति में तय करता है कि एनजीटी क्या है। एनजीटी के बारे में बात करेंगे। एनजीटी के साथ साथ आबादी के बंदोबस्तों के बारे में बात करेंगे कि आखिर इन आबादी को इस तरीके से क्यों हमें बुलडोजर से डेमोलिश किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसी कौन सी चीज है जो एक ही चीज की प्रैक्टिस, लगभग एक जैसी ही चीजें, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, साथ ही वो चीजें पास के अपने नेशनल कैपिटल दिल्ली में हो, और साथ ही साथ ये चीजें चलती हुई कैसे फरीदाबाद तक पहुंची हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ये सरकारें वजह बनाकर कहीं ना कहीं बुलडोजर नीति को अपना रही है। साथियों, आज हम अनंगपुर गांव में थे। अनंगपुर गांव में हमारे साथ साथ बहुत सारे किसान संगठन, कई दलों के नेता भी वहां पर पहुंचे। अपनी बात सुनाने के बाद और उनकी बात सुनने के बाद हमें कुछ वहां पर समझ आया, और वही मैं इस शो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। साथियों, लगभग समस्या हमारे जैसी है। 1932 में देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि चकबंदी और बंदोबस्त में क्या अंतर होता है। एक बंदोबस्ती प्रक्रिया है या एक प्रक्रिया बंदोबस्ती प्रक्रिया क्या होती है। बंदोबस्ती प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम आबादी का अवधारण किया जाता है। आपको बहुत स्पष्ट रूप से पता है कि 1947 में देश आजाद होने के बाद 1951 में पहली जनगणना होती है, और हर 10 साल में जनगणना की जाती थी। और जनगणना करने की केवल एक वजह थी कि भाई रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, क्या आज हमारे रिसोर्सेज हैं, और इस ग्रोथ रेट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में हमें किन किन रिसोर्सेज को पैदा करना है। इनमें से एक सबसे बड़ा रिसोर्स था आबादी का रिसोर्स, यानी आबादी जहां लोग रह रहे हो उसको आबादी बोला जाता। 10 साल में एक लाल डोरा का अवधारण होना चाहिए था कि भाई इतनी आबादी यहां तक इस गांव की बढ़ चुकी है। लेकिन साथियों, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई भी राज्य नहीं जो 10 साल में लाल डोरा के आबादी का निर्धारण करता हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो चारों तरफ जमीनें पड़ी होती हैं उन्हीं में अपने परिवार बढ़ते चले जाते हैं। जो खेत पड़े होते हैं उनमें खेतों में परिवार बढ़ते चले जाते हैं, जो एरिया पड़ा होता है उसमें परिवार बढ़ते चले जाते हैं। 1932 में नोएडा में बंदोबस्त हुआ, गौतम बुद्ध नगर में बंदोबस्त हुआ, कड़ी साहब का बंदोबस्त, और आज ऐसी कमोबेश स्थिति 1939 में उनका बंदोबस्त आबादी का हुआ है। उसके बाद कोई आबादी का बंदोबस्त नहीं हुआ है। साथ ही साथ इसमें लीगल पहलू कहां से आ जाते हैं। आज वहां पता लगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में किसी ने यह बात इंटरवीन नहीं करी कि 1939 के बाद हमारी आबादी का निर्धारण ही नहीं हुआ है। साथियों, विधायिका इसमें उदासीन है, और विधायिका आखिर आबादियों को, ग्रामीण आबादियों को लेकर कब तक उदासीन रहेगी, हमें वहां जाकर पता चला। और हमने विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी, विभिन्न छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से भी हमने यह देखा कि माननीय जो वहां पे मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उन्होंने बोला कि अब आगे एक भी ईंट को मैं हिलने नहीं दूंगा, एक भी मकान नहीं टूटेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में आपने जो काम किया, हम उसका आपका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने अनंगपुर के भाइयों से एक बात और कहूंगा, क्योंकि आज हम वहां थे। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, सरकारों से वादे लेना, उनसे डॉक्यूमेंट के रूप में कुछ ना लेना, या डॉक्यूमेंट के रूप में लेकर केवल उस संस्थान से डॉक्यूमेंट के रूप में ले लेना, लेकिन उनकी क्या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है उनको ना करवा पाना, ये कहीं ना कहीं आज क्षणिक आपको लाभ दे सकते हैं, क्षणिक आपको थोड़ा सा आपके लिए राहत की सांस दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में आपके काम नहीं आने वाले। अगला स्टेप जो वहां पर धरनारत लोग हैं उनका ये होना चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश में जब तक कोई कैविएट सरकार नहीं लगाती, कोई किसी जियो के माध्यम से वहां कोई इंटरवीन नहीं करती, आप माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक जी से और माननीय सांसद जी से आपको ये पूछिए कि भाई सरकार के माध्यम से, कैबिनेट के नोट के माध्यम से या विधानसभा के पटल से, केवल मुद्दा केवल आप अनंगपुर का नहीं है, अनखीर है, पाली है, वहां पर 7, 8, 10 गांव तो मेरे वही नॉलेज में जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, ये आपको देखना पड़ेगा कि किस कैबिनेट नोट के माध्यम से या किस सरकार के कैबिनेट के माध्यम से उनको राहत मिले और इस पे स्टे किया जाए। और स्टे के बाद कोई पॉलिसी मेकिंग में 2 महीने, देखिए पॉलिसी मेकिंग में समय लगता है, हम मानते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब भी अगली विधानसभा का वहां पर सत्र हो तो उसमें कोई कैबिनेट नोट पास हो जिससे कि आबादी का परमानेंट समाधान हो सके। साथियों, लगातार एक मुद्दा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये शब्द आपने पिछले 10-15 साल से बड़ा इफेक्टिव रूप से सुना होगा, लेकिन इस शब्द के अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है इन शहर का, आप उसको ये भी जानिए। हजारों फ्लैट जेपी के पेरिफेरी तक
ओखला बर्ड सेंचुरी पर कभी 7 किलोमीटर के दायरे में एनजीटी आता था, फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट निकलते रहे। हमें पता नहीं, कोई रूल एक दिन किसी रूप में इफेक्टिव होता है और अगले दिन किसी और रूप में इफेक्टिव होता है। एनजीटी का वही एनजीटी आज अरावली की पहाड़ियों में कहीं ना कहीं ग्रीन जोन को ढूंढ रही है, लेकिन साथ ही साथ वो एनजीटी में जो प्रोजेक्ट लगातार जो बड़े बिल्डर, शोभा बिल्डर, कल्पतरू बिल्डर, एलएनटी, डीएलएफ, ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जो जाइंट नहीं है, जो मुंबई में काम करता हो या पूरे इंडिया में काम करता हो, आज गुड़गांव में या फरीदाबाद की तलहटी में काम नहीं कर रहा। साथ ही साथ एनजीटी के दोगलेपन का एक और उदाहरण मैं यहाँ पे आपको पेश करना चाहूंगा। आप आनंदपुर गांव से निकलिए, सिद्धार्थ आश्रम की तरफ जो रोड जाता है, वहां से ग्वाल पहाड़ी होते हुए आप गुड़गांव की तरफ जाइए, बीचों बीच टोल क्रॉस करते हुए एक इतना बड़ा कूड़े का ढेर। वो कूड़े का ढेर केवल फरीदाबाद का ही नहीं, बल्कि महिपालपुर दिल्ली बॉर्डर से लेकर पूरे गुड़गांव का जितना भी कूड़ा वहां इकट्ठा होता है, वो पहाड़ी वहां पर उसको झेलती है। हजारों की तादाद में वहां पर ट्रक कूड़ा डालने रोजाना आपके आते हैं और हजारों की तादाद में वहां पर चील कौवे वहां पर मंडराते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कितने गंदे एरिया में आ गए हों। तो एनजीटी ये जो शब्द है, ये कई बार कई जगह कई तरीकों से परिभाषित होता हुआ आप इसको देखेंगे। यानी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके साथ भी दोगलापन एनजीटी का लगातार परिलक्षित होता है। कूड़े का ये ढेर किसकी परमिशन से आपने अरावली पर्वत पर डाला, अरावली रेंज पर डाला? क्या इतने बड़े हाईटेक शहर में, जिसको गुड़गांव को हाईटेक शहर बोला जाता है, फरीदाबाद को हाईटेक शहर बोला जाता है, क्या एक कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं बन सकता? और आखिर इस दोगले मापदंड के पीछे जो सोसाइटियां उसकी तलहटी में बसी हुई हैं, उनके लिए क्यों नियम बदल जाते हैं? साथियों, मैं बाहर निकला, सामने ही ओमेक्स का प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है अनंतपुर गांव के सामने। आखिर एनजीटी का यह दोहरा पैमाना ग्रामीण क्षेत्र पर ही क्यों लागू होता है? क्या एनजीटी के वो प्रोजेक्ट जिनमें वो एनओसी देते हैं, जो अरावली की तलहटी में बसे हुए हैं और हर दिन केवल इसी बात का एडवर्टीजमेंट करते हैं कि जब आपकी सुबह आंख खुलेगी तो आपको चहचहाते पक्षी मिलेंगे, लश ग्रीन पहाड़ मिलेगा। आखिर ये दोहरा रवैया जो एनजीटी ने फरीदाबाद और गुड़गांव रीजन में लिया हुआ है, इसका क्या समाधान है? हमें बड़े स्पष्ट रूप से एक और क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी कि आखिर जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एनजीटी इफेक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ जब दिल्ली में होता है, 4 महीने 5 महीने भी सरकार को बने हुए हैं, लगातार उनको डेमोलिश किया जा रहा है और सेम स्थिति अब हरियाणा की तरफ चली गई है। कहीं इसके पीछे क्या मानसिकता है? आखिर गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट, क्लियरली डिफाइंड है। हर एक सरकार कहती है, हर एक जनप्रतिनिधि कहते हैं, हर एक हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, हर एक हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम जन सेवक है। अगर वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर स्टेट में कमर्शियल स्टेट कहां से घुस गए? कमर्शियल स्टेट को कमर्शियल एस्टेट में कैसे कन्वर्ट कर दिया? ये शब्दों की जो जादूगरी आप लगातार कर रहे हैं। एक चीज और यहां पर सरकारों को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं एक ही पार्टी की हैं और पूरी दिल्ली एनसीआर रीजन में वही इस चीज को बड़े इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आखिर इन जगहों को खाली करने के बाद आपका प्लान क्या है? ऐसा तो नहीं कोई बड़ी पूंजीवादी ताकत इन जगहों को खाली कर या इंटेंशनली आपसे खाली करवाकर कोई प्रोजेक्ट आप लोगों ने पहले से यहां पर डिफाइन कर दिया हो और आने वाले भविष्य में आप इस आम जनमानस को, मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं तितर बितर करके कहीं ना कहीं बड़े जाइंट्स के लिए कोई बड़े जगह यहां पर ढूंढी जा रही हो। साथियों, हमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी, लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई पावर नहीं है और लोकतंत्र के तीनों स्तंभ जब लगातार एक साथ प्रभावी रूप से कार्य करेंगे, जब ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की आप परिकल्पना कर सकते हैं। आज यहां पर अगर देखा जाए दिल्ली एनसीआर रीजन में इस बिल्डोजर को चलवाने में जितनी खामियां लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने की है, इतनी खामियां कभी हो ही नहीं सकती। विधायिका को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो पुराने रूल हैं या आबादी की जो प्रॉब्लम है दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो कहीं ना कहीं उनमें शासन स्तर पर अमेंडमेंट कराए, 10 साल में कम से कम एक बार लाल डोरा बढ़ाए, कोई नया ऐसा इफेक्टिव कानून लेकर आए कि 10 साल के अंदर किसी भी एरिया का आबादी का नया निर्धारण होना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि वर्तमान में वहां आबादी की स्थिति क्या है। साथ ही साथ कार्यपालिका जो आंख मूंद कर बैठी रहती है, जो इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, कार्यपालिका जो बने हुए कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए एक अंग बनाया गया है, वो उसका इफेक्टिव यूज क्यों नहीं करते? साथ ही साथ न्यायपालिका को भी अब ध्यान देना पड़ेगा। अब आप पुराने वाली न्यायपालिका नहीं रहे, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कानून की देवी की जो पट्टी उन पर लगी हुई थी आंख पर, वो खुल चुकी है और तलवार से किसी का गर्दन काट के या किसी का बिल्डोजर चला के अब कानून नहीं चलेगा। आपके हाथ में संविधान की किताब है, उस संविधान की किताब में सभी के लिए एक दायरा बनाया गया है और तीनों लोकतंत्र के स्तंभों को उस संविधान की किताब के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि यह संविधान सबके लिए समान रूप से एक साथ प्रभावी होता है।
साथियों बड़ा दुख हुआ आज वहां पर जाकर। इस दुखड़े को तो हम लगातार गौतम बुद्ध नगर में झेल रहे थे। इस बिल्डोजर की कहानी हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन एक बात बहुत सीख हमें जरूर देके जाती है कि कभी भी अगर कहीं बिल्डोजर चल रहा है तो बिना किसी मुद्दों को जाने, बिना किसी मुद्दों को पहचाने कभी भी हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं लगातार पिछले 7-8 सालों में लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले हमारे मुद्दों को समझिए, हमारे मुद्दों को समझने के बाद आप उस पर कुछ ना कुछ अपना प्रभावी सुझाव दीजिए। जैसा मुद्दा अनंगपुर का है ऐसा ही मुद्दा गौतम बुद्ध नगर का है, और हम तो आपसे भी ज्यादा परेशान हैं। जिन जमीनों का हमने मुआवजा नहीं उठाया, हम वहां पर बुलडोजर को झेलते हैं। जो गलत काम, गलत सर्वे के आधार पर हमारी जमीनें ली गई, हम वहां पर बुलडोजर को झेलते हैं। लेकिन साथियों, इस छोटे शो के माध्यम से मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी कोई साथी गलत के साथ ना खड़ा हो, लेकिन अगर कोई समस्या कहीं है तो पहले आप उसको फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप उसका एनालिसिस ना करें, उसका मीडिया ट्रायल ना करें। पहले केवल प्रॉब्लम मीडिया ट्रायल की थी, अब सोशल मीडिया ट्रायल जो शुरू हो गया उसको ना करें। आप समस्याओं को समझें, समस्याओं की जड़ तक पहुंचें। और मैं आह्वान करना चाहता हूं जितना भी मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, जो दिल्ली एनसीआर की तलहटी में बसता है, जो 36 बरादरियां यहां पर रहती हैं, कि बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के अगर इस तरह की समस्याएं कहीं पर भी आती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में आए, किसी अधीनस्थ या जिले में आए, वो फरीदाबाद में आए, हरियाणा के किसी अधीनस्थ गांव में आए या दिल्ली में आए, हम सबको एक साथ एकजुट होकर कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं का मुखर विरोध करना पड़ेगा और विधायिका को उसके कार्य के प्रति दोबारा जगाना पड़ेगा कि जो रूल जिनमें खामियां हैं आप उनमें अमेंडमेंट लेकर आइए, और जो वर्तमान में समय की जरूरत है आप उसमें कहीं ना कहीं नए रूल लेकर आइए। इन पुराने कानून जो अंग्रेजी शासन में आए थे, कब तक इस देश को धक्का मारकर वहां तक आप चलाएंगे? आज नए भारत की बात होती है, उस नए भारत में आम जनमानस कहां एग्जिस्ट करता है, इस परिभाषा को बदलने की बात है। बेशक आप हर एक राज्यवार ट्रिलियन इकोनॉमी का सेटअप आपने बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ विधायिका को और कार्यपालिका को यह भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कहीं सोशल ग्रोथ ना रुक जाए, कहीं आम जनमानस का गला ना घुट जाए, कहीं वो मजदूर और किसान वर्ग अपने आप को ठगा महसूस ना करे। दोबारा ऐसी परिस्थितियां हमारे बीच ना आए कि हमारी बहन बेटी रोड पर आए, उनको रोड पर बैठना पड़े। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जैसी निष्ठुरता गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिली, हमारी माताएं बहनें महीनों तक रोड पर रही, ऐसी ही निष्ठुरता आज अनंगपुर में देखने को मिली है। युवा साथियों, आपको जागरूक होना होगा और धर्म के, जाति के मुद्दों से उठकर अपने हक और हकूक के मुद्दों पर अपनी राय रखनी होगी और बेबाक राय रखनी होगी। बस इसी के साथ आज का जो मेरा ये शो था, या जो मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था, मैंने आपको दी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और नई चीजों के साथ, समसामयिक मुद्दों के साथ, उन फैक्ट फिगर के साथ जिसको समाज की जरूरत होगी, हर एक उस जगह पर जाकर मुद्दों को समझकर कहीं ना कहीं हम अपने इस शो के माध्यम से आपसे रूबरू होते रहेंगे। दोबारा मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ, नए विचारों के साथ। अगर आपको मेरा ये शो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट, आपकी बातें हमारे लिए इनपुट का काम करेंगी। और लगता है कि अगर किसी और मुद्दे पे आप हमारी राय जानना चाहते हैं, रखवाना चाहते हैं, कोई किसानों का मुद्दा, लैंड एक्विजिशन का मुद्दा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।